हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ इंटरमीडिएट स्टैट्स इकोनॉमिक्स सोलर सेमेस्टर 2 का जो कोर पेपर है उसके लास्ट ईयर पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। सो ये 2025 का पेपर है, जिसका मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी कर रखा है, जिससे कि मतलब आप लोगों को मैं सॉल्यूशन थोड़ा अच्छे तरीके से बता सकूं और वीडियो की लेंथ भी बड़ी ना हो। ओके। एंड ये सॉल्यूशन आपको तभी समझ में आएगा जब आपके पास आपको कंसेप्ट आना चाहिए, मतलब आपके पास कंसेप्ट का नॉलेज अच्छे तरीके से होना चाहिए। एक तो जो आपका सिलेबस का पार्ट है, जितने भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक आपको आने चाहिए, जैसे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस तरीके से हम लोग सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, सीएलटी थ्योरम क्या होता है, कैसे हम लोग सर्टेन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फिर एस्टिमेशन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर में अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी का कंसेप्ट आना चाहिए। मेथड ऑफ मोमेंट्स, एमएलई, हाइपोथेसिस टेस्टिंग्स, अलग अलग प्रकार के जो हम लोग टेबल चेक करते हैं वो सब आना चाहिए। सो मेनली आपके सिलेबस का जो टॉपिक है, जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से आना चाहिए। और साथ साथ में आपको टेबल देखना आना चाहिए, मतलब जेड का टेबल कैसे देखते हैं, टी का टेबल कैसे देखते हैं, का स्क्वायर कैसे देखते हैं, एफ टेबल कैसे देखते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब अच्छे से आना चाहिए, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये सॉल्यूशन क्या किया गया है एंड क्वेश्चन क्या है, इसके आंसर में मैंने क्या किया है। ठीक है। देखिए। अच्छा, पेपर अंदर जो लास्ट ईयर में पेपर आया था वो दो सेक्शन में बटे हुए थे। एक था आपका सेक्शन वन, जिसके अंदर में ऑल क्वेश्चन इन सेक्शन वन आर कंपलसरी। बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस गिवन थे सेक्शन वन में वो सारे के सारे कंपलसरी थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं, जो कि 10 मार्क्स का था, और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। सो क्वेश्चन नंबर वन में आपको बोला गया कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ मिनट। सो बेसिकली स्टूडेंट के द्वारा जो वर्ड हम लोग टाइप करते हैं उसका आपको एक तरीके से एक रैंडम वेरिएबल दे रखा है कि 1 मिनट में आप कितने वर्ड्स टाइप करोगे। सपोज दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स इज फॉलो। आपको कुछ इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि 1 मिनट में 40 वर्ड, 50 वर्ड, 60 वर्ड, 70 वर्ड इस तरीके से टाइप करोगे और उसके क्रॉसपॉन्ड में उसकी प्रोबेबिलिटी है। कहने का मतलब कोई भी स्टूडेंट 1 मिनट में 40 वर्ड टाइप करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1, 10%। 50 वर्ड टाइप करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, 40%, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एक तरीके से आपके पास एक रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अब आगे आपको बोला कि ऑब्टेन द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वर्ड टाइप्ड इन मिनट्स। आपको एक सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, जिसका किसका, तो एवरेज नंबर ऑफ टाइप्स। बेसिकली एवरेज मतलब एक्सपेक्टेशन, मतलब मीन, सिंपल सी बात है, सब एक ही चीज है, तो एक्स बार निकालना है बाय टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स के द्वारा, मतलब एन इक्वल टू स्मॉल एन की वैल्यू आपको 2 दे रखी है। ठीक है। वेरीफाई दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। आपको सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है सैंपल मीन का, उसके बाद आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन ये पॉपुलेशन मीन के बराबर आएगा, ये आपको बताना है। क्लियर। चलिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था उससे हम लोग पॉपुलेशन मीन निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, ये एक्स है, ये इसका प्रोबेबिलिटी है। तो इन मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्स और उसके प्रोबेबिलिटी के समेशन को जब हम लोग लेके आएंगे तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। ये सेमेस्टर वन में भी आपने पढ़ा होगा एंड सेमेस्टर टू के अंदर में जब आप यूनिट नंबर वन कर रहे थे तब भी आपने पढ़ा होगा। सो मीन कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। कहने का मतलब ये एक्स है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, तो याद करो एक और कॉलम बनाते थे एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का, और इसी के समेशन को आप कहते थे मीन। याद आ रहा है, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोगों ने गिवन टेबल से 40 के क्रॉसपोर्ट में ये प्रोबेबिलिटी है, प्लस 50 के क्रॉसपोर्ट में ये प्रोबेबिलिटी है, प्लस 60 के क्रॉसपोर्ट में ये प्रोबेबिलिटी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये मैंने लिख दिया पहले। इसके बाद इन सब का टोटल किया तो मेरे पास जो मीन है, मतलब म्यू पॉपुलेशन मीन है, वो आया 56। अब जाके हमें क्या करना है, तो एक तरीके से सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन पहले बनाना है। तो मेरे पास स्मॉल एन क्या है, 2 है। क्या कैपिटल एन के बारे में मेरे को पता है, क्या कितने स्टूडेंट थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो गिवन है, नहीं है। तो मेरे पास कैपिटल के बारे में, मतलब सॉरी नॉट कैपिटल, पॉपुलेशन के बारे में कोई पता नहीं है। तो कैपिटल एन के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग, विथ रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो मेरे पास टोटल 1 2 3 4 चार है, मतलब चार अलग अलग वेरिएबल्स थे, जिसमें कि दो दो स्टूडेंट के करस्पॉन्ड में मेरे को लेके चलना है। तो हो सकता है कि वो दोनों स्टूडेंट जो है वो 40 40 वर्ड लिखे, हो सकता है 40 50 लिखे, एक 40 लिखे एक दूसरा 50 लिखे, हो सकता है एक 40 लिखे दूसरा जो है 60 लिखे, हो सकता है एक 40 लिखे दूसरा 70 लिखे। तो कुछ कुछ इस तरीके से विथ रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ पॉसिबल वे निकालते हैं। तो 4 पे पावर 2 मतलब 16 पॉसिबल वे हो सकते हैं। और यहाँ पे जो कैपिटल 4 है ये कैपिटल एन की वैल्यू नहीं है, ये रैंडम वेरिएबल की, मतलब क्या सब वैल्यू हो सकती है उसकी वैल्यू है। ये बात पहले आपको समझनी है। ठीक है। चलिए। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास 40 50 60 एंड 70 को, इसमें दो दो स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ पॉसिबल वे निकालने हैं। तो क्या सब हो सकते हैं, एक तो 40 40 40 50 50 40 60 40 70। इसके बाद 50 40 50 50। अच्छा, अगर विथ रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो वर्ड रिपीट हो सकता है, मतलब रिप्लेस हो सकता है, इसलिए
40-50 यहाँ पे भी था, 50-40 यहाँ पे भी था, मतलब हो सकते हैं आसपास में इंटरचेंज होके भी हम लोग लिखेंगे। आई होप आपको ये लिखना बनाना आता हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, दो दो जो सैंपल होंगे वो क्या सब होंगे वो मैंने लिख दिया, तो टोटल 16 सैंपल होंगे इस तरीके से। क्लियर। आप 16 सैंपल में से हर एक सैंपल का मीन निकाला, मतलब 40-40 का मीन 40 होगा। कैसे? 40 + 40 डिवाइड बाई 2 तो 40 आ गया। 50-40 का मीन 45 होगा, 40 + 50 डिवाइड बाई 2 तो 45 आ गया। एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। हर एक का मैंने मीन निकाल लिया। अब जाके मैं ये देखूंगा कि जो मेरा एक्स बार था, ये एक्स बार कौन कौन से वैल्यू को कैरी करता है। तो एक तो 40, 45, 50, 55, 60, 65, यहाँ पे 65 एंड 70। तो इसको मैंने लिखा कि एक्स बार कैन टेक वैल्यू या तो 40, या तो 45, या तो 50, या तो 55, 60, 65, 70। अब बात करते हैं एक्स बार 40 कब कब होगा। तो देखा जाए तो एक बार आपको एक्स बार 40 यहाँ पे दिखा होगा, और और कहीं पे दिखा है नहीं। तो इस पूरे 16 पॉसिबल वे में जो 40 है, मतलब मीन जो 40 आया वो एक ही बार आया है, मतलब एक ही पॉसिबल आउटकम से मेरे को मीन 40 आया है। वो कैसे आया है कि दोनों ही स्टूडेंट 40-40 वर्ड लिखे। तो दोनों ही स्टूडेंट 40-40 वर्ड लिखे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी एक स्टूडेंट की 40 वर्ड लिखने की प्रोबेबिलिटी है 0.1। तो दोनों 40-40 लिखे, तो 0.1 इंटू में 0.1, तो मेरे पास इसके पास सर्टेन प्रोबेबिलिटी मेरे को आ गई कि मतलब कि मीन 40 आने की प्रोबेबिलिटी ये है। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं कि मीन मेरा 45 कब कितनी बार आ सकता है और किस तरीके से आ सकता है। तो मैंने जो ये एक्स बार निकाला था 16 पॉसिबल वे में, इसमें मैं ढूंढूंगा 45 कितनी बार है। तो एक तो यहाँ है 45, तो एक बार ये हो गया, और एक यहाँ है 45, एक बार ये हो गया। तो मेनली मैं देख पा रहा हूँ इस पूरे, जब देखोगे आप टेबल में तो आपको दो ही बार 45 दिखेगा। तो कहता है एक बार जो 45 है वो कैसे आया था कि स्टूडेंट वन जो है वो 40 वर्ड लिखे और टू जो है 50 वर्ड लिखे। और दूसरा जो 45 है वो कैसे आया था कि पहला लिखे 50, दूसरा लिखे 40। तो मतलब दो पॉसिबल आउटकम से मेरे पास मीन 45 आ सकता है। तो ये रहा मेरे पास 45 के दो पॉसिबल आउटकम। और पहला पॉसिबल आउटकम क्या था, तो 40, 50। तो 40 आने की प्रोबेबिलिटी 0.1, 50 आने की प्रोबेबिलिटी 0.4, तो 0.1 इंटू में 0.4, ये पहले पॉसिबिलिटी का प्रोबेबिलिटी आया। क्लियर। प्लस और मतलब आप दूसरा पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, जब भी एक पॉसिबिलिटी के बाद दूसरा पॉसिबिलिटी की तरफ जाते हैं तो हम लोग प्लस का साइन लेते हैं। ये आपने बेसिक पढ़ा हुआ सेमेस्टर 1 में, यह आना चाहिए आपको। तो एक पॉसिबिलिटी का मैंने प्रोबेबिलिटी डाला, सिमिलरली फिर दूसरे पॉसिबिलिटी को मैंने चेक किया है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था, यहाँ से 45 दैट इज 50, 40 से, तो 50 का 0.4 और 40 का 0.1, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। और यही दो पॉसिबिलिटी था जिससे कि मीन 45 आ सकता है। अब इन सबको सॉल्व किया तो मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी आ चुका है। इसी तरीके से सेम सिमिलर वे में हम लोगों ने 50 का चेक किया, 55 का चेक किया, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली है कुछ इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, इस चीज को सेम को दोबारा से मैंने लिखा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में कि एक्स बार मेरा ये है 40, 45, ये सब वैल्यू टेक कर सकता है और इसके होने की प्रोबेबिलिटी ये है। अच्छा, अब जो ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया ये सही है या गलत है कैसे पता चलेगा, तो आपके पास जो भी प्रोबेबिलिटी आया है इन सब का सम टोटल 1 के बराबर आना चाहिए। अगर 1 के बराबर आ रहा है तो इट मींस आपने करेक्ट किया है। क्लियर है। तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी, सॉरी सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन आप इसे बोल सकते हो, या सैंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये आपके पास आ चुका है। अब इसके बाद आपको क्या बोला था, प्रूफ करो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार जो है वो मीन के बराबर होगा। तो आपको इस सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन से इसका मीन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार समेशन ऑफ एक्स बार इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, मतलब कि इन दोनों का समेशन करोगे और इन सब का टोटल करोगे, तो इन सब का टोटल जो आएगा वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार आएगा, जो कि है 56। क्या आपके पास मीन भी 56 था? यस, मीन मतलब म्यू भी 56 था, मतलब पॉपुलेशन मीन भी 56 था। इट मींस यस, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार जो है कैपिटल म्यू के बराबर आ गया है। इसका क्या मतलब है, ये जो एक्स बार है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। क्लियर। पेपर में हो सकता पूछता कि इसका इंटरप्रिटेशन दो, तो इसका क्या मतलब होता है, जब भी सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन पॉपुलेशन मीन के बराबर आ जाए तो इट मींस वो सैंपल मीन, वो जो सैंपल पैरामीटर था वो एक अनबायस्ड पैरामीटर था। क्लियर। चलिए, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि 10 मार्क्स में पूछा गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी था सभी बच्चों के लिए, मतलब आराम से आप उसको कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट को देखते हैं, मतलब 5-5 नंबर में दो पार्ट पूछे गए। पहला पार्ट देखते हैं। कहता सपोज द नंबर ऑफ आवर पर वीक दैट अ कॉलेज स्टूडेंट स्पेंड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज मीन 20 आवर। तो एक तरीके से आपको ना, जो कॉलेज स्टूडेंट्स है वो सोशल मीडिया पे जो टाइम स्पेंड करते हैं वो 20 आवर है, एक तरीके से आपको मीन दे रखा है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 4 आवर। ठीक है। तो एक तरीके से आपको म्यू दे रखा है 20 आवर का और सिग्मा दे रखा है आपको 4 आवर का। आगे बोला कि इफ 60 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड रैंडमली, मतलब n इक्वल टू 60, 60 का सैंपल लिया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज आवर स्पेंड बाय दिस ग्रुप
क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एवरेज आवर इस ग्रुप के द्वारा स्पेंड किया जा रहा है सोशल मीडिया पे वो इसके बीच हो। तो कहने का मतलब आपके पास एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी मांगा गया है। क्लियर है। और सिंस n बराबर 60 है तो इट मींस कि मैं यहाँ पे CLT मतलब जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ। सेंट्रल लिमिट थ्योरम से क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन मीन को फॉलो करेगा, सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। क्लियर। चलिए, तो ध्यान से देखते हैं, म्यू मेरे पास 20 था, सिग्मा 4 था, एन 60 था, तो यहां से मैं सिग्मा एक्स बार मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन निकाल सकते हैं, जिसको आप स्टैंडर्ड एरर भी कहते हो। मतलब ये क्या है, SD ऑफ एक्स बार। क्लियर। ये निकाल सकते हो, तो ये आपके पास आ चुका है। अब जाके सिंस एन आपके पास 60 से बड़ा था तो ये हम लोग यहाँ पे CLT का थ्योरम लगा सकते हैं। तो एक्स बार फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन एंड वेरिएंस। इसके बाद हमें निकालना है क्या, ये प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी 9.8 से बड़ा होना चाहिए और 21.1 के बीच होना चाहिए। मतलब बोला गया आपको कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो एवरेज टाइम है वो इनके बीच लाई करना चाहिए। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट यूज करोगे, जेड टेबल देखोगे तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे। और स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स बार में से मीन को माइनस करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन को डिवाइड करते हैं। तो वही मैंने किया हुआ है। ये जो एक्स बार था इसमें से मीन माइनस सिग्मा एक्स बार से डिवाइड, मीन माइनस सिग्मा एक्स बार से डिवाइड, और यहाँ पे भी मीन माइनस सिग्मा एक्स बार से डिवाइड, तो ये जेड में कन्वर्ट हो गया। तो अब मेरे को प्रोबेबिलिटी जेड के टेबल से ये ढूंढना है। क्लियर है। तो कहने का मतलब मेरे को क्या ढूंढना है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीएलोकेट करूं तो मान लेते हैं ये मेरे पास वो जेड का लाइन है जिसमें कि मान लेते हैं -0.387 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, इसके आगे कहीं ना कहीं 2.130 लाई कर रहा होगा। और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए इसके बीच का एरिया, ये वाला एरिया मेरे को चाहिए। इतनी बात क्लियर है। तो अब ये एरिया कैसे निकलेगा, तो अगर मैं क्या करता हूं, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट और इसके पीछे का सम टोटल को माइनस कर लेता हूं। तो भी एक 1 सेकेंड गाइस, मेरे को चेक करना पड़ेगा। आई थिंक हाँ एवरीथिंग ओके। चलो, सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन 2.130, तो ये पॉइंट और इसके पीछे का टोटल एरिया निकाल लेता हूं और इसमें से 0.387 इस पॉइंट और इसके पीछे का सम टोटल को माइनस कर लेता हूं तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्लियर है। क्योंकि जेड टेबल हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट और उसके पीछे का सम टोटल बताता है। ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, सेमेस्टर 1 में, और सेमेस्टर 2 में भी आपने रिकॉल किया होगा। तो अगर मैं इस 2.130 से पीछे का पूरा एरिया निकाल लूं और उसमें से माइनस कर दूं मैं -0.387 से पीछे का एरिया, तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो वही मैंने किया है। तो अब मैं जेड टेबल में से 2.130 के करॉस्पॉन्ड में जो वैल्यू था एरिया वो लिखा, फिर -0.837 के क्रॉसपोर्ट में जो वैल्यू था वो लिखा। इन दोनों को मैंने डिफरेंस मतलब जब सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास जो फाइनल आया है वो ये वाला एरिया आया है। क्लियर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो, इसमें कोई भी डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में। ध्यान से देखिए बी पार्ट क्या बोला गया है। कहता है लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स वाई जेड हैव द मीन 2 -3 एंड 4। तो कहने का मतलब एक्स है, वाई है, जेड है, जिसका मीन आपको दे रखा है 2 -3 एंड 4। ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड आपको 2 -3 एंड -4, सॉरी 2 -3 एंड 4 दे रखा है। एंड द वेरियंस दे रखा है 1 5 2। तो वेरियंस ऑफ x 1, वेरियंस ऑफ y 5, वेरियंस ऑफ z 2 दे रखा है रिस्पेक्टिवली। बोला मोर एवर द को वेरियंस बिटवीन x एंड y बराबर दिस। तो कहने का मतलब अगर आपके पास को वेरियंस दे रखा है एक्स वाई का तो इट मीन्स कि एक्स वाई जेड जो है आपस में वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट होता तो कोवेरिएंस बिटवीन बोथ वेरिएबल 0 आता। इस बात को ध्यान रखना। अगर मान लेते पेपर में कोवेरिएंस वाला टर्म नहीं गिवन होता तो हम लोग ऑन दैट टाइम एक्स वाई जेड को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते और ऑन दैट टाइम कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 0 होता। क्लियर। लेकिन यहाँ पे गिवन है मेरे पास तो इट मीन्स कोवेरिएंस दे रखा है तो इट मीन्स ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो एक्स वाई का कोवेरिएंस -2 है, एक्स जेड का है -1 और वाई जेड का है 1। आपको बोला फाइंड करो क्या, तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस। एक डब्ल्यू दे रखा है, लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह काम कर रहा है। जो डब्ल्यू क्या है, एक्स वाई जेड का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है जो कि कुछ इस तरीके से रिलेशन को बना रहा है। क्लियर। तो ध्यान से देखते हैं। सो मेरे पास म्यू है 20, सिग्मा है 4, एन है मेरे पास 60, और सिग्मा एक्स बार निकाल सकते हैं हम लोग आराम से, सिग्मा अपन में √n करके। तो सॉरी ये तो ए पार्ट का आंसर है, सॉरी बी पार्ट में हम लोग जाना है ना। 1 सेकेंड, ये रहा ठीक। मेरे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई और जेड ये गिवन है, वेरिएंस गिवन है, को वेरिएंस गिवन है। मेरे को निकालना है इसका एक्सपेक्टेशन। तो जब मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू निकालूंगा तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन लगेगा वेरिएबल के साथ, फिर माइनस जैसा का तैसा एक्सपेक्टेशन लगेगा वाई के साथ, फिर 2 कॉफिशिएंट बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन लगेगा वेरिएबल जेड के साथ। क्लियर।
अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई जेड ये सब गिवन है, उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया तो मेरे पास 17 आ गया। दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब बात करते हैं वेरिएंस के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको वेरिएंस का फॉर्मूला लिखवा दिया कि अगर मान लेते हैं एक्स वाई जेड आपस में डिपेंडेंट है, तो ऑन दैट टाइम वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का जो इस तरीके से फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। जब वेरिएंस आप लगाओगे, तो वेरिएंस जब हम किसी वेरिएबल के साथ लगाते हैं और वेरिएबल के साथ कोई कॉफिशिएंट होता है, तो कॉफिशिएंट का स्क्वायर बाहर आता है, ये आपने सीखा होगा। तो ए था कॉफिशिएंट, तो ए का स्क्वायर बाहर आया, वेरिएंस लगा वेरिएबल के साथ। सिमिलरली बी का स्क्वायर बाहर आया, वेरिएंस लगा वाई के साथ। सी का स्क्वायर बाहर आया, वेरिएंस लगा जेड के साथ। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई जेड के बीच में जो को वेरिएंस होगा उसमें भी लगेगा। तो हमारे पास ए और बी कोफिशिएंट बाहर आया, को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई। फिर बी सी कोफिशिएंट बाहर आया, को वेरिएंस ऑफ वाई जेड। ए सी को वेरिएंस ऑफ एक्स जेड। तो कहने का मतलब ये एक तरीके से फॉर्मूला होता है हमारे पास वेरिएंस निकालने का। अब यहीं पे बोल देता एग्जामिनर कि एक्स वाई जेड अगर इंडिपेंडेंट है, तो ये कोवेरिएंस वाला टर्म जीरो हो जाता। तो ऑन दैट टाइम ये टर्म यहाँ नहीं होता, ओनली इतना टर्म होता हमारे पास फॉर्मूला। तो ये आई होप आपने सीखा होगा। तो हमारे क्वेश्चन में देखा जाए तो ये रहा। तो ए का काम कर रहा है 3, बी का काम कर रहा है -1, सी का काम कर रहा है 2। तो देखो वही हुआ है, 3 का स्क्वायर बाहर वेरिएंस ऑफ x1 था, -1 का स्क्वायर बाहर वेरिएंस ऑफ y5 था, और 2 का स्क्वायर बाहर वेरिएंस ऑफ z2 था। तो वही चीज मैंने देखो यहाँ पे, है ना, इस चीज का यूज कर दिया। सारे वेरिएंस को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद इसको जब मैंने सॉल्व किया, मतलब हर एक वैल्यू मैंने पुट कर दी, सॉल्व किया, तो मेरे पास वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू 18 आया है। तो दिस इज दी सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क्स का था, और ये आराम से होने वाला था। देखा जाए तो 10 मार्क्स और 10 मार्क्स, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 1 से पूछा गया था, जो कि बहुत ही सिंपल था, आप आराम से कर सकते हो। ये क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट बोला गया कि सो डेट सिग्मा हेट स्क्वायर, अगर ये गिवन है तो इज अ बायस्ड एस्टिमेटेड ऑफ सिग्मा स्क्वायर। अगर सिग्मा हेट ऐसा है तो ये एक बायस्ड एस्टिमेटेड है किसका, सिग्मा स्क्वायर का, ये शो करना है। तो बायस्डनेस या अनबायस्डनेस कैसे पता चलता है, कोई भी पैरामीटर अगर अनबायस्ड है तो उस पैरामीटर का, मतलब कोई भी सैंपल पैरामीटर अगर अनबायस्ड है तो उस पैरामीटर का एक्सपेक्टेशन उसके पॉपुलेशन मीन के बराबर होना चाहिए। और अगर बायस्ड है तो उसके पॉपुलेशन पैरामीटर के, सॉरी मीन नहीं बोल सकते यहाँ पे, इस तरीके से बोलते हैं कि कोई भी सैंपल पैरामीटर अगर अनबायस्ड है तो उसका एक्सपेक्टेशन उसके पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर होना चाहिए। और अगर कोई पैरामीटर बायस्ड है तो उसका सैंपल पैरामीटर का जो एक्सपेक्टेशन है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर इसको मेरे को बायस्ड प्रूफ करना है, तो इसका जो एक्सपेक्टेशन होगा सिग्मा हेट का स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। क्लियर। इसी क्वेश्चन में आगे बोला कि सपोज आपको म्यू ये नाउन दे दे, मतलब नाउन कहने का मतलब इसको म्यू को आपको एस्टिमेट करने के लिए एक्स बार की जरूरत नहीं है, सीधा बता दे म्यू क्या है। तो अगर आपको म्यू बता दे तो ऑन दैट टाइम जो ये सिग्मा हेट स्क्वायर है ये अनबायस्ड होगा, ये प्रूफ करो। क्लियर। इसको सॉल्व करते। तो मेरे पास जो सैंपल पैरामीटर था सिग्मा हेट स्क्वायर, वो मेरे पास ये गिवन था। अब इसको मेरे को प्रूफ करना है कि ये क्या है, सॉरी बायस्ड है। तो बायस्ड है तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ क्या है कि जो इसका एक्सपेक्टेशन होगा वो इसके पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर नहीं हो। तो पहले मैं इसका एक्सपेक्टेशन निकालता हूं। तो मैंने बोथ साइड एक्सपेक्टेशन लिया। क्लियर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा हेट स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस मतलब लगा दिया, तो बोथ साइड एक्सपेक्टेशन लिया। 1/n को मैं बाहर ले सकता हूँ एक कांस्टेंट टर्म में। क्लियर। एक्सपेक्टेशन बाकी की चीजों में मैंने लगा दिया। क्लियर। अब समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार को मैं समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर लिख सकता हूं। आई होप ये आप सभी को पता हो, आपने पढ़ा हो। समेशन ऑफ मेरे पास क्या है, एक्स आई माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, इसको जब ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करोगे तो ये क्या आएगा, एक्स आई का स्क्वायर प्लस में, मतलब ए का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, कुछ इस तरीके से आएगा। अब समेशन लगाओ, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर ये आ जाएगा। एक्स बार का स्क्वायर एक सिंगल फिगर होगा तो उसके साथ समेशन जब लगाओगे तो एन टाइम्स एक्स बार स्क्वायर आएगा। मतलब एक्स बार एक सिंगल फिगर एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, और कांस्टेंट का समेशन एन टाइम्स कांस्टेंट होता है, तो यहां से एन एक्स बार आ जाएगा। और यहां से 2x बार बाहर कर दोगे, समेशन लगेगा स्मॉल एक्स आई के साथ। क्लियर। तो समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर जैसा का तैसा रहेगा, एन एक्स बार का स्क्वायर जैसा का तैसा रहेगा। इसके बाद देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सो 1 सेकेंड। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 2x बार है, समेशन ऑफ एक्स आई है। तो क्या मैं कह सकता हूँ 2x बार को जैसा का तैसा रखो, समेशन ऑफ एक्स आई को n टाइम्स एक्स बार रखो। क्यों, क्योंकि एक्स बार क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में n, ये होता है एक्स बार। यहां से आप क्या करो, समेशन ऑफ एक्स आई निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स बार इंटू में n।
तो बेसिकली ये आपके पास आ जाएगा। तो देखो मैंने यही किया है, समेशन ऑफ एक्स आई के जगह पे एन टाइम्स ऑफ एक्स बार लिख दिया। आप ध्यान से देखोगे तो समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर जैसे का तैसा है, एन एक्स बार का स्क्वायर जैसा का तैसा है, ये आपको दिखेगा 2n x बार का स्क्वायर। अब एन एक्स बार का स्क्वायर और -2n x बार का स्क्वायर में क्या बचेगा, ओनली -n x बार का स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर -n x बार का स्क्वायर, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस का स्क्वायर के मतलब जगह पे। तो इस तरीके से इसका प्रूफ आई होप आपको पहले से ही आता हो, ठीक है। आप चाहो तो इतना बीच में डाल सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्टली ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हो अगर आपको आता है तो। चलिए, तो जैसे आपने ये कर दिया, तो अब जाके मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ। तो जब एक्सपेक्टेशन लगेगा समेशन के अंदर, तो एक्स आई के स्क्वायर के साथ तो लगेगा ही लगेगा, और यहाँ पे एन भी कांस्टेंट है, और एक्सपेक्टेशन एक्स बार के स्क्वायर के साथ मैंने लगा दिया। आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर को लिखा है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर को मैंने लिखा है ये वाला टर्म। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज एरर है, वो ये एरर है कि ये स्क्वायर अंदर होगा ना कि बाहर, मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा। ये बेसिकली हमारे पास, 1 सेकेंड, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर है ना कि एक्स बार का होल स्क्वायर है। इस चीज को बस ठीक कर लेंगे। आप ध्यान से देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। हमें पता है वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अगर मैं यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना चाहूं, तो ये वाला टर्म इस तरफ आगे ऐड हो जाएगा। तो किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन उस वेरिएबल के वेरिएंस प्लस में उसका मीन एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ये, मतलब इस रिजल्ट से मैंने ये निकाला कि जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को भी मैंने वही लिखा है, वेरिएंस ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स बार। मतलब जब यहाँ पे ओनली एक्स था तो यहाँ एक्स आया, यहाँ पे एक्स बार है तो यहाँ एक्स बार आ जाएगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। क्लियर, ये लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब आगे बढ़े, चलिए। तो ये मैंने ये डाल दिया, ये मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। क्लियर है। अब आगे बढ़ते। वेरिएंस ऑफ एक्स हमें पता है सिग्मा स्क्वायर होता है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स म्यू होता है, तो मैंने सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे म्यू स्क्वायर डाल दिया। एन जैसे का तैसा है, समेशन यहाँ पे जैसे का तैसा है। वेरिएंस ऑफ एक्स बार सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एन होता है, क्योंकि याद करो सिग्मा एक्स बार क्या होता है, सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन, और इसी का स्क्वायर को वेरिएंस कहते हैं। तो इसको जब स्क्वायर करोगे तो ये सिग्मा अपॉन में एन आ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एन आ जाएगा। क्लियर है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एन, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार तो मीन के बराबर होता ही है, क्योंकि ये अनबाइज्ड एस्टिमेटेड है। तो यहाँ पे मैंने इसको म्यू का स्क्वायर डाल दिया। क्लियर। चलिए, अब ये करने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सिंस सिग्मा स्क्वायर म्यू स्क्वायर दोनों ही एक पॉपुलेशन पैरामीटर, एक सिंगल फिगर होती है, तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो कांस्टेंट का समेशन क्या होगा, एन टाइम्स कांस्टेंट, तो ये एन टाइम्स सिग्मा स्क्वायर एन टाइम्स म्यू स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अगेन सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एन प्लस में म्यू स्क्वायर, इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। जब ब्रेक करोगे तो सिग्मा ये एन एन कट जाएगा, तो ओनली सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, और यहां से एन टाइम्स म्यू स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब ये हो चुका है। तो यहां से ये वाला टर्म हट गया। अब हट गया, हट जाने के बाद अब जब मैं यहां से सिग्मा स्क्वायर कॉमन बाहर लूंगा, तो बचेगा n-1 ऊपर, और नीचे एक n है। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो मेरे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा हेड स्क्वायर आया है, वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर नहीं आया, साथ में एक n-1 अपॉन में n एक अलग से वेटेज एडेड है। तो कहने का मतलब सैंपल पैरामीटर का जो है एक्सपेक्टेशन पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर नहीं आया, इट इज अ बायस्ड एस्टिमेटर। अच्छा, कोई बच्चा इस चीज को अगर आइडेंटिटी वाले प्रॉब्लम या सॉल्यूशन से करना चाहे तो उससे भी कर सकता है, बट मेरे को ये बेस्ट वे लगता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से सॉल्व किया इसको। क्लियर। चलिए, सो ये आपके पास पहले पार्ट में अनबाय सॉरी बायस्ड प्रूफ करना था, तो आपने बायस्ड प्रूफ कर दिया। अब कहते हैं कि मान लेते हैं इफ म्यू इज नाउन, अगर म्यू नाउन हो जाए तो क्या होगा। तो अगर म्यू नाउन हो जाए तो एक्स बार की जगह पे हम लोग डायरेक्टली म्यू लिख सकते हैं। क्लियर। और डायरेक्टली जब मैंने म्यू लिखा, तो अब जब मैं बोथ साइड एक्सपेक्टेशन लूंगा, तो सेम 1/n बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन इसके साथ लगेगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर को हम लोग वेरिएंस ऑफ एक्स आई कहते हैं। कैसे कहते हैं, ध्यान से देख लो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू आई को जब आप ब्रेक करोगे, तो अगेन ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर -2ab आएगा। क्लियर है। अब एक्सपेक्टेशन इसके साथ एक्सपेक्टेशन लगेगा, एक्सपेक्टेशन फिर मैंने यहां लगाया, यहां से 2 म्यू बाहर आया, एक्सपेक्टेशन एक्स आई के साथ लगा। क्लियर। इसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर जैसा का तैसा, म्यू एक सिंगल फिगर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होता है। सिमिलरली एक्स 2 म्यू जैसा का तैसा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई म्यू के बराबर होता है, तो म्यू की जगह पे मैंने म्यू डाल दिया। क्लियर। म्यू स्क्वायर -2 म्यू स्क्वायर, तो यहां से ओनली माइनस म्यू स्क्वायर बचेगा।
अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर जैसे का तैसा है, और म्यू म्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ही तो होता है, तो म्यू का स्क्वायर मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और ये देखो तो आपको वेरिएंस का फॉर्मूला ही दिखेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स ही होता है, आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्टली आप वेरिएंस ऑफ एक्स लिखोगे, और वेरिएंस ऑफ एक्स सिग्मा स्क्वायर होता है। सिग्मा स्क्वायर अगेन एक पॉपुलेशन पैरामीटर, एक सिंगल फिगर है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का समेशन n टाइम्स कांस्टेंट होगा, तो ये n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर होगा, n n कट जाएगा, बचेगा ओनली सिग्मा स्क्वायर। तो इट मींस कि इस बार सिग्मा हाइट स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन सिग्मा स्क्वायर के बराबर आया है, इट इज अ अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए ना मैंने कुछ बेसिक चीजें, कुछ ऐसे टर्म्स या कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज मैंने यूज किए हैं जो कि आपको पहले से आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आपने सेमेस्टर 1 में भी सीखा होगा, और सेमेस्टर 2 में भी आपने क्लास करते टाइम या फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपने ये सब चीजें देखा ही होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आई थिंक ए पार्ट, जो कि मेरे हिसाब से 5 मार्क्स का होना चाहिए, 5 मार्क्स का ही होगा। आगे बढ़े। चलिए, हाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट 5 मार्क्स का ही था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट भी ना यूनिट नंबर 1 को ही रिप्रेजेंट करता था, तो देखा जाए तो यूनिट नंबर 1 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में, जहां पे आपको बोला कि सपोज अ रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग पीडीएफ फंक्शन। एक पीडीएफ फंक्शन दे रखा है। पहले पार्ट में बोला कि आप अगर के नाउन है आपका, तो आप मेथड ऑफ मोमेंट से थीटा को एस्टिमेट करो। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में बोला आपको कि एमएलई से मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर से थीटा को एस्टिमेट करो। तो कहने का मतलब ये यूनिट नंबर 2 का पार्ट है, और जो कि 10 नंबर का पूछा गया है। तो मेरे पास क्या किया, सबसे पहले ये गिवन फंक्शन दे रखा है, पॉपुलेशन मतलब जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ फंक्शन ये दे रखा है, और इसमें मेरे को थीटा को एस्टिमेट करना है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले मेरे पास ये वेरिएबल है, हमें पता है कि जब मैं मेथड ऑफ मोमेंट से थीटा को एस्टिमेट करूंगा, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, फर्स्ट सैंपल मोमेंट बराबर फर्स्ट पॉपुलेशन मोमेंट। और फर्स्ट पॉपुलेशन मोमेंट को निकालने के लिए मेरे को एक्सपेक्टेशन चाहिए। मोमेंट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट। फर्स्ट की बात करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, सेकंड की बात करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सबसे पहले गिवन पीडीएफ फंक्शन से इसका एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा। तो सेमेस्टर 1 याद करो, जब आपने पढ़ा था रैंडम वेरिएबल वाला कंसेप्ट, तो वहां पे आपको कोई भी पीडीएफ फंक्शन का एक्सपेक्टेशन निकालने आपको सिखाया गया था। कैसे निकलेगा, सिंस ये कॉन्टिन्यूअस है, साफ साफ दिख रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के की बात कर रहा है, तो इट मींस ये मतलब अगर इस फॉर्म में गिवन है तो मतलब ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो कॉन्टिन्यूअस में एक्सपेक्टेशन के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, अगर डिस्क्रीट रहता तो समेशन का यूज करते हैं। क्लियर? सो इंटीग्रेट करेंगे लोअर लिमिट से अपर लिमिट, एक्स इंटू में जो पीडीएफ फंक्शन मेरे पास गिवन है। क्लियर है? अब जाके मैंने जो पीडीएफ फंक्शन गिवन था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, और साथ में क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है। टीटा और के पे पावर टीटा एक कांस्टेंट टर्म है, इसको मैंने बाहर कर दिया। एक्स और एक्स पे पावर माइनस टीटा माइनस वन, कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्स था ना, इसको मैं ऊपर ले गया, मतलब इसको आप देखोगे तो ये क्या है, 1 पे पावर टीटा प्लस 1, तो 1 ही होगा। तो 1 अपॉन में एक्स पे पावर टीटा प्लस 1 होगा, और इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस यही मैंने किया, सो दैट कि हमारे पास इंटीग्रेशन करना थोड़ा इजी हो। तो मैंने क्या किया, बेसिकली ये जैसे का तैसे रहने दिया। अब जाके आपके पास क्या है, तो x और x पे पावर टीटा माइनस 1, तो x पे पावर 1 और x पे पावर माइनस टीटा माइनस 1, बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो 1 1 कट जाएगा, ओनली टीटा बचेगा माइनस वाला। तो x पे पावर माइनस टीटा ये बस बचा है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x पे पावर n वाले फॉर्मूला से, तो x पे पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, x पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। तो x पे पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन मैंने पुट कर दिया। अपर लिमिट इन्फिनिटी, लोअर लिमिट क्या है, के। अब ध्यान से देखो, जब इस चीज को आप ध्यान से देखोगे, जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी पे पावर कुछ नेगेटिव है, तो ये 1/इन्फिनिटी आ जाएगा ना। किसी भी चीज पे पावर माइनस होता है तो वो 1 अपॉन में समथिंग लिखते हैं, और 1 अपॉन में समथिंग, 1 अपॉन में इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। तो जब आप इन्फिनिटी लगाते हो तो जीरो आ जाएगा टर्म। और जब आप के पुट करते हो एक्स के प्लेस पे, तो यहाँ पे के पे पावर माइनस टीटा प्लस वन, और नीचे में बस इसको मैंने उल्टा रिवर्स करके लिख दिया 1 माइनस टीटा, डेट्स इट। अब आगे थोड़ा और देखोगे तो के पे पावर 1 माइनस टीटा, जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो के पे पावर टीटा और के पे पावर 1 माइनस टीटा, तो टीटा टीटा हट जाएगा, ओनली के बचेगा। और ये बाहर का माइनस को जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टीटा माइनस वन आ गया, मतलब रिवर उल्टा हो गया। तो मेरे पास फाइनली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ये बार मिला है। क्लियर? किसका? तो पॉपुलेशन का, फर्स्ट पॉपुलेशन मोमेंट मेरे को मिल गया। अब मेथड ऑफ मोमेंट हम लोग यूज करते हैं। मेथड ऑफ मोमेंट कंसेप्ट होता है फर्स्ट सैंपल मोमेंट बराबर फर्स्ट पॉपुलेशन मोमेंट। अगर दो पैरामीटर होता तो सेकंड मोमेंट तक जाते, तीन होता तो थर्ड मोमेंट तक जाते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ध्यान से देखेंगे तो सैंपल मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सैंपल मोमेंट एक्स बार होता, पॉपुलेशन मोमेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता। एक्स बार को जैसे का तैसा मैंने रहने दिया, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को ये, अगर मान लेते मेरे पास सैंपल भी कुछ गिवन होता नंबर, तो वहां से मैं एक्स बार भी निकालता, लेकिन यहाँ पे सैंपल गिवन नहीं है, तो मैं इसको बस
रिप्रेजेंट कर दूंगा इसके सिंबल के साथ, दैट्स इट। तो मेरे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ये आया हुआ था, इसको मैंने जब सॉल्व किया मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया। तो टीटा हेड जो मेरे पास आया है, दिस इज द एस्टिमेटर ऑफ टीटा, जो कि मेथड ऑफ मोमेंट के द्वारा किया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़े। अब दूसरे पार्ट में बोला था कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर से थीटा को क्या करो, एस्टिमेट करो। तो जहां पे हम लोग कैलकुलस का यूज, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, सबसे पहले हमारे पास पीडीएफ फंक्शन था जिसको कि किस इस फॉर्म में लिखते हैं, एल ऑफ थीटा के फॉर्म में। फिर लॉग लेके इसको ब्रेक करते हैं, तो मैंने लॉग लिया बोथ साइड। तो लॉग लेने के बाद मेरे पास ये पूरा का पूरा पीडीएफ फंक्शन था, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। तो ये देखो, ध्यान से देखो इसको, ये u इंटू भी का यहाँ पे लग जाएगा कंसेप्ट, लॉग u इंटू भी। तो लॉग u प्लस में लॉग भी, और भी कुछ इस तरीके से के पे पावर थीटा है तो पावर नीचे और लॉग बेस के साथ, ये भी मतलब कुछ इस तरीके से याद करो, लॉग एक्स पे पावर ए को हम लोग ए लॉग एक्स लिखते हैं। तो आई थिंक लॉग की प्रॉपर्टी जो आपने सेमेस्टर में एमएमई में पढ़ा था वो आपको आना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने u इंटू भी वाला फॉर्मूला, फिर किसी पर्टिकुलर बेस पे पावर, एंगल पे पावर जो होता है पावर वाला फॉर्मूला को यूज करके ये मैंने डाला। फिर यहाँ पे भी एक्स पावर समथिंग है तो पावर आ गया नीचे और लॉग लग गया वेरिएबल के साथ, क्लियर। आप ध्यान से देखिएगा, समेशन जब मैं लगाता हूं तो लॉग थीटा एक कांस्टेंट टर्म है तो ये n टाइम्स कांस्टेंट आ गया, ये भी कांस्टेंट टर्म है तो ये भी n टाइम्स कांस्टेंट आ गया, और यहां से ये कांस्टेंट बाहर आ गया और ये समेशन वेरिएबल के साथ लग गया, क्लियर। अब मेरे पास सारा सिंप्लीफाई हो चुका है, तो मेरे को टीटा को एस्टिमेट करना है, तो मैं इस पूरे को टीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, क्लियर है। तो मैंने टीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो मेरे पास एन एल एन टीटा का एन बाई टीटा आ गया। यहां से टीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एन इंटू में एल एन के आएगा। यहां से देखेंगे तो टीटा माइनस टीटा का -1 आएगा, तो -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो और 1 का तो फिर 0 ही आ जाएगा। तो मेरे पास बेसिकली ये टर्म आ गया। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, इक्वल टू 0 पुट किया। 0 पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया तो मेरे पास टीटा बराबर समथिंग आया, और ये जो टीटा बराबर समथिंग आया, दिस इज द एस्टिमेटर ऑफ टीटा, जो कि एमएलई के क्रॉसपोंड में किया गया है। अच्छा, ये मैक्सिमा है या नहीं ये भी चेक करना है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, मतलब मेरे पास जो ये टर्म आया था इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जब दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहां से ये माइनस एन अपॉन में थीटा स्क्वायर आ जाएगा। जब माइनस एन अपॉन में थीटा स्क्वायर आ जाएगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बाहर बस नेगेटिव लगाया तो ओवरऑल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। और जब भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, याद करो, तो इट मीन्स कि जो क्रिटिकल पॉइंट आया था वो मैक्सिमम पॉइंट। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों ही समझ में आया होगा, और बी पार्ट यूनिट नंबर 2 का था जो कि 10 नंबर में आया हुआ था, 10 मार्क्स में आया हुआ था। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट को करते देखते हैं क्या बोला गया। कहता है कि अज्यूम दैट yield in ton per hectare for paddy that is rice is normally distributed with mean mu and variance sigma square, ठीक है। तो आपको एक तरीके से जो ग्रोथ वगैरह दे रखा है बेसिकली राइस के क्रॉसपॉन्ड में, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जिसका मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। फिर बोला फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट का रैंडम सैंपल लिया गया, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू 5 है। इसके बाद बोला कि ओके द इल्ड इन टन पर हेक्टेयर इन दी 2022-23, मतलब इस ईयर में जो 5 डिस्ट्रिक्ट का सैंपल लिया गया था उसका जो इल्ड ग्रोथ था वो कुछ इस तरीके से, 5 सैंपल दे रखा है, और इसका जो मीन, मतलब ऑलरेडी इस सैंपल का मीन जो निकाला गया वो ये था, तो मतलब एक्स बार आपको दे रखा है डेट इज 4.414, क्लियर है। उसके बाद और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसी सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है वो भी दे रखा है। आपको बोला फाइंड करो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, तो पॉपुलेशन मीन का 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो। 5 नंबर में पूछा गया, आराम से कर सकते हैं। स्मॉल एन 5 दे रखा है, एक्स बार दे रखा है, आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, अल्फा दे रखा है 10%, क्लियर है। और हम लोग अल्फा बाय टू क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू क्या होगा, सैंपल मीन माइनस में टी अल्फा बाय टू दिस, और स्टैंडर्ड एरर सिमिलरली एक्स बार टी अल्फा बाय टू एन -1 ये। आप मतलब अच्छा एक बात बताओ, ये फॉर्मूला आई थिंक आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला इज बेसिक। अब इस फॉर्मूला में टी क्यों यूज किया गया ये इंपॉर्टेंट है, सिंस एन जो है छोटा है 30 से कम है, तो हम लोग इस टाइम पे टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर देंगे। स्मॉल सैंपल के लिए हम लोग टी को यूज करते हैं रेदर देन जेड, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, टी का यूज किए हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो टी क्यों यूज किया वो मैंने आपको बता दिया, बाकी ये फॉर्मूला पता आपको होना चाहिए। अब फॉर्मूला पता हो गया तो आप हर एक वैल्यू निकालोगे, मतलब एक्स बार गिवन था, अल्फा बाय टू 5% था, तो टी अल्फा बाय टू, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा 5 - 1 4, तो
अल्फा/2 मतलब 0.05 मतलब 5%, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 पे टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.132। ये निकालना है आपको, ये फिर सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू एट 90% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्लियर है? चलिए, अब आइए 5 नंबर में पूछा गया, और 5 नंबर में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में, देखते हैं ये क्या बोला गया है। कहता इन अ स्टडी ऑफ हैबिट्स ऑफ अ प्रोग्राम वाचिंग on OTT platform, it is desired to estimate that average number of hours that an undergraduate student spend watching program on OTT platform। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो बेसिकली प्रोग्राम देखते हैं, उसका जो बेसिकली कितने देर कितने घंटा देखता है, उसको एज एवरेज नंबर की तरह ट्रीट किया गया है यहाँ पे। आगे बोला कि इफ द इन्वेस्टिगेटर बिलीव दैट ऑलमोस्ट ऑल टाइम्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन आर बिटवीन 0 से लेकर 17 आवर्स। तो कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं जो इकोनोमेट्रिशियन या जो इन्वेस्ट कर रहा था इन्वेस्टिगेटर, वो ये बिलीव कर रहा है कि ये जो एवरेज आवर है ना ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो हम लोग देख रहे हैं प्रोग्राम्स वगैरह का, वो 0 और 70 आवर के बीच में लाई करता है। मिनिमम 0 मैक्सिमम 70। तो यहाँ से जो रेंज निकाल सकते हैं लार्ज माइनस में स्मॉल करके, मैक्सिमम माइनस में स्मॉल करके, तो 70 - 0 विच इज इक्वल टू 70। दिस इज द रेंज। किस चीज का रेंज? कि ऑन एन एवरेज कितना ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हम लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। आगे देखा जाए, और ये भी पता रखा कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट टू स्क्यूड, और ये पूरा स्क्यूड नहीं है। बोला व्हाट सैंपल साइज वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर एस्टिमेट द ट्रू एवरेज टाइम विद इन 5 आवर। विद इन मतलब एरर दे रखा है आपको 5 घंटे का, तो मतलब ई की वैल्यू आपको 5 दे रखा है, रेंज आपको दे रखा है। अगर आपको सिग्मा पता होता तो डायरेक्टली आप निकाल लेते। याद करो एरर वाले फॉर्मूला में हम लोग एन नीचे यूज करते हैं, इसी को कन्वर्ट करके कुछ स्क्वायर के फॉर्म में आता है नंबर ऑफ सैंपल निकालने का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे मेरे को सिग्मा दिया नहीं है, बट सिग्मा मेरे को निकालना है, और सिग्मा निकालने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट दिया है। क्या? एक तो बोला कि नॉट टू स्क्यूड है, और दूसरा बोला 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। जब भी 95% कॉन्फिडेंस लेवल होता है तो एक एम्पेरिकल एविडेंस का जो यूज करते हैं हम लोग, तो वो क्या कहते हैं हम लोग? 4 टाइम सिग्मा। ये अप्रोक्सीमेट होता है किसके? रेंज के बराबर। तो इस टाइम पे आप सिग्मा इज इक्वल टू रेंज अपॉन में 4 लगते हो, और यहां से आपके पास सिग्मा की वैल्यू आती है। जब 95% होता है तो 4 टाइम सिग्मा, ये होता है रेंज के बराबर। रेंज कैसे निकलेगा? तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। और अगर यही 99% होता तो ये होता क्या? 6 टाइम सिग्मा इज इक्वल टू रेंज के बराबर। तब सिग्मा बराबर रेंज अपॉन में 6 लिखते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। बाकी मैंने यहाँ पे कर भी दिया सॉल्यूशन। एरर गिवन है हमारे पास, अल्फा 5% गिवन है, अल्फा/2 इतना होगा, जेड अल्फा/2 1.96 निकाल सकते हैं। सिंस इन्वेस्टिगेटर बिलीव दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जर्वेशन लाई बिटवीन दिस, तो रेंज मेरे पास ये आ जाएगा। यूजिंग द एम्पेरिकल रूल, अगर मेरे पास 95% क्रॉसपॉन्ड में चेक करना है तो 4 सिग्मा बराबर अप्रोक्सीमेटली बराबर रेंज होता है। तो यहां से मैं सिग्मा निकाल सकता हूँ, और जैसे ही सिग्मा निकल गया तो एरर वाला कंसेप्ट याद करो, वहां पे आपने सैंपल साइज निकालने का ये फॉर्मूला यूज किया था। जेड अल्फा/2 आपको पता है, सिग्मा पता है, यहाँ से अप्रोक्सीमेट वाला सब सॉल्व करोगे तो आपके पास 47.06 आया है, जिसको कि अप्रोक्सीमेटली आप स्टूडेंट है तो 48 लिखोगे, क्योंकि स्टूडेंट शुड बी इन अ इंटीजर फॉर्म। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे मैंने ना ये डायग्राम आपको दे रखा है जिससे कि थोड़ा आइडिया आप हो जाए। अगर आप 95% की अगर बात कर रहे हो तो ध्यान से देखो कितना म्यू-2 सिग्मा, म्यू+2 सिग्मा। तो -2 + 2 ये डिफर कर रहा है, तो -2 + -2 + 2 टोटल चेंज +4 सिग्मा के बराबर है। अगर 99 होता तो -3 सिग्मा +3 सिग्मा, टोटल 6 सिग्मा होता। इसलिए मैंने बोला जब 99% होता तो यहाँ पे 6 सिग्मा बराबर रेंज लिखते हैं। और अगर मान लेते हैं 95 से भी कम, वो तो वैसे नॉर्मली होता नहीं है, कॉन्फिडेंस इंटरवल या तो आपको 95 देगा या 99 देगा, 60 का भी देगा नहीं। अगर 60 68 देता है तब जाके जो है ओनली 2 सिग्मा होगा, मतलब 2 सिग्मा बराबर रेंज। तो इस वाले डायग्राम को आप विंग एक तरीके से कंसेप्ट के फॉर्म में लेके चल सकते हो, मतलब रिकॉल कर सकते हो कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो। आप नॉर्मली इस फॉर्मूला पे हर एक वैल्यू को पुट करोगे, पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। सिंपल था, बट आपको कंसेप्ट एंड फॉर्मूला आना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, देखते हैं ये क्या कहता है। कहता है फॉर अ डेवलपिंग कंट्री इन एशिया एंड अफ्रीका, लेट P1 P2 बी द रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन विथ क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। ओके, स्टर्निंग कहने का मतलब जो स्टर्निंग मतलब जो थोड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको, विकलांग टाइप समथिंग, इस तरीके से आप समझ सकते हो, जो अच्छे तरीके से मतलब नहीं है, कुछ कुछ प्रॉब्लम है बच्चों में, ऐसा कुछ।
तो कहता है प्रोपोर्शन आपको एशियन अफ्रीका का दे रखा है, P1 एंड P2 से रिप्रेजेंट करता है। कहता है ए रिस्पेक्टिव रैंडम सैंपल N1, मतलब मान लेते हैं एशिया का सैंपल साइज लिया गया 1300, अफ्रीका का मतलब N2 सैंपल साइज है 1100, X1 है 510, जिसमें कि मतलब X1 मतलब कि स्टनिंग चिल्ड्रेन जो है, एक मतलब अफ्रीका एशिया में से 1300 बच्चों का लिया गया सैंपल, जिसमें कि 510 बच्चे जो है वो स्टंटिंग है, सॉरी नॉट स्टनिंग, स्टंटिंग है। सो मतलब 510 बच्चों में प्रॉब्लम पाया गया, तो प्रोपोर्शन निकल सकता है P1 हैट कैसे, 510 अपॉन में 1300 करके। सिमिलरली अफ्रीका का 1100 सैंपल लिया गया, जिसमें कि 385 को प्रॉब्लम दिखा, तो यहां से आप P2 हैट निकाल सकते हो। इसके बाद बोला फाइंड द अप्रोक्सीमेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बिटवीन P1 माइनस P2। तो P1 माइनस P2 का दोनों ही पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का, इस प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो 95% पे, मतलब डिफरेंस के कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालो। निकाल सकते हैं आराम से। N1 X दे रखा है, N2 X2 दे रखा है, यहाँ से P1 हैट P2 हैट निकाल सकते हैं। P1 हैट P2 हैट जैसे निकलेगा तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्लियर। अल्फा मेरे पास गिवन है, अल्फा बाय 2 निकाल सकते हैं, जेड अल्फा बाय 2 यहाँ से टेबल से वैल्यू आ जाएगी। एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल बिटवीन डिफरेंस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पुट कर दोगे। अब P1 हैट P2 हैट आपके पास है, जेड अल्फा बाय 2 आपके पास है, P1 हैट इंटू 1 माइनस P1, अच्छा कहीं कहीं पे यहाँ पे P1 हैट इंटू में Q1 हैट लिखा होता है, Q1 इज नथिंग बट 1 माइनस P1। क्लियर, तो वो भी आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारी वैल्यूज को आप पुट कर दोगे, पुट करने के बाद जब सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस आंसर। तो कहने का मतलब जो आएगा आपके पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल वो ये आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर क्या था वो समझ में आया होगा, बाकी कैलकुलेशन तो आप खुद से कर सकते हो, मतलब मैच कर सकते हो। चलिए अब आगे देखें, तो सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है। तो देखा जाए तो सेक्शन 1, जिसमें क्वेश्चन 1 था 10 नंबर का, क्वेश्चन 2 भी था आई थिंक 10 या 15 नंबर का, फिर क्वेश्चन 3 था आपके पास 15 नंबर का, क्वेश्चन 4 था 15 नंबर का। तो 15 15 30 और 20 50 नंबर आई थिंक आप लेके चलो। तो क्वेश्चन सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चन कंपलसरी थे, मतलब 50 मार्क्स के क्वेश्चन कंपलसरी थे जो आपको करने थे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2। अब सेक्शन 2 में क्या दे रखा है देखते हैं। कहता है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन 5 6 7। 3 क्वेश्चन गिवन है, तीनों में से कोई 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 5 या 6 कर लो, 5 या 7 कर लो, 6 7 कुछ भी कर लो। ठीक है, वैसे मैंने तो सारे सॉल्व किए हैं, बट आपको पेपर में ऑप्शन दिया गया कि किसी एक को छोड़कर बाकी 2 आप कर सकते हो। देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 का ए पार्ट। कितने 10 मार्क्स में पूछा गया, ध्यान से पढ़ते क्वेश्चन क्या बोला। कहता द इंसिडेंस ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज इन सम ट्रॉपिकल कंट्री ABC इज बिलीव दैट ओके इज बिलीव टू बी 1 in 75। कोई एक इंसिडेंट होता है, इंसिडेंस होता है बेसिकली किसी पर्टिकुलर डिजीज का, तो वो ये बिलीव किया गया किसी भी कंट्री में कि 75 में 75 में से एक को वो डिजीज पाया जाएगा, मिलेगा। तो यहां से आप पॉपुलेशन प्रोपोर्शन निकाल सकते हो। अब आगे बोला गया कि अ रैंडम सैंपल ऑफ 800 इंडिविजुअल, अब 800 इंडिविजुअल का एक रैंडम सैंपल लिया गया पर्टिकुलरली स्टेट ऑफ दैट कंट्री से, जिसमें रिवील किया गया कि 16 हु हैव सच डिजीज, जिसमें कि 16 लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो एक तो पहले तो आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दे दिया है ये कि 75 में से किसी एक को ये प्रॉब्लम पाया जाता है, दिस इज दी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब सैंपल लिया 800 लोगों का, जिसमें कि 16 लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो 16 अपॉन में 800, दिस इज दी सैंपल प्रोपोर्शन। क्लियर। अब आगे, कैन इट बी कंक्लूड दैट द इंसिडेंस रेट ऑफ दिस डिजीजेज अमॉन्ग द रेसिडेंट्स ऑफ दैट स्टेट डिफर फ्रॉम द प्रिज्यूम्ड रेट इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। क्या आप इस चीज पे बता सकते हो कि जो सैंपल लिया गया है, इस सैंपल के हेल्प से बता सकते हो कि जो ये बताया गया था कि 75 में से 1 को ये प्रॉब्लम होता है, ये चीजें सही है या गलत है, मतलब इससे कुछ और होगा। क्लियर है, मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। क्लियर, कि जिसमें कि पहले पार्ट में बोला कि स्टेट द टेस्ट रेलेवेंट हाइपोथेसिस यूजिंग द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 5%। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करो। साथ साथ में ये भी बताओ कि व्हाट टाइप ऑफ एरर माइट यू हैव कमिटेड, और इसमें कौन से एरर आपको दिख पा रहे हैं। और सेकेंड पार्ट में बोला गया, मतलब कौन से एरर का मतलब वो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर वाली बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा होगा। मतलब दूसरा एरर मत समझ लेना, जो आपने टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर समझ सीखा था वो वाला कंसेप्ट पूछा गया। आगे बोला व्हाट पी वैल्यू इज एसोसिएटेड विद दिस टेस्ट, इसमें कौन सा पी वैल्यू एसोसिएटेड होगा। बेस्ड ऑन दी पी वैल्यू अप्रोच कैन नल हाइपोथेसिस बी रिजेक्टेड। अगर मैं अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल को 20% लेता हूं, तो क्या मैं पी वैल्यू के करस्पॉन्ड में इस चीज को रिजेक्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये भी आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सो पी निकाल सकते हैं, मतलब कैपिटल पी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन मैंने निकाल लिया, सैंपल साइज दे रखा था तो सैंपल प्रोपोर्शन मेरे पास आ गया, अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल लिया।
नल हाइपोथेसिस में मैंने रखा कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन था वो सच में ऐसा है, अल्टरनेटिव में रखा था नहीं ऐसा नहीं है। क्लियर। अब जाके मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट स्टेट जेड को यूज कर रहा हूँ, सैंपल साइज बहुत बड़ा है तो मैं जेड यूज कर सकता हूँ। पी हेट माइनस में पी, और ये वाला स्टैंडर्ड एरर मतलब जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे मैंने पुट किया तो जेड स्कोर मेरे पास 1.65 आया। अब क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं 2.5% पे, जो कि 1.96 आ रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है 1.65 जो है मेरा एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करेगा। ये जो ग्रीन कलर का शेडेड रीजन है वो रिजेक्शन रीजन है, और ये बीच वाला रीजन जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है इट मींस डू नॉट रिजेक्ट एच नोट, मतलब मैं एच नोट को, ये जो एच नोट था मेरा, इसको मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये एक्सेप्ट हो चुका है। और ये एक्सेप्ट होने का क्या मतलब है कि ये चीजें सही है। आगे देखें। चलिए अब आगे बोला गया सिंस वी फेल टू रिजेक्ट एच नोट, हम लोगों ने एच नोट को रिजेक्ट कर दिया, फेल हो गया रिजेक्ट, मतलब एच नोट को रिजेक्ट करने में फेल हो चुके हैं, तो ये टाइप टू एरर का पॉसिबल हो सकता है सिनेरियो, ठीक है। क्योंकि टाइप टू एरर में हम लोग क्या करते हैं, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज एक्चुअली फॉल्स बट वी फेल टू डिटेक्ट द डिफरेंसेस। अब बोला इसी चीज को पी वैल्यू में निकालो, तो पी वैल्यू मतलब रिजेक्शन रीजन पहले निकालते हैं पी वैल्यू में। तो सिंस ये टू टेल टेस्ट है तो ये दोनों को मिलाकर रिजेक्शन रीजन आएगा, तो टू टाइम्स ऑफ वन से, और ये सिमेट्रिकल है तो इसका निकाल लो, इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो तो इन दोनों का मेरे पास आ जाएगा। तो जेड से बड़ा 1.645 से आगे का जो एरिया है वो इंटू में टू कर दोगे तो ये दोनों मिलाकर मेरे पास पी वैल्यू आ जाएगा। तो पी वैल्यू मेरे पास आ चुका है। अब पी वैल्यू को हम लोग अल्फा से कंपेयर करते हैं, और अल्फा कितना गिवन था आपके पास आपके क्वेश्चन में, सेकेंड वाले पार्ट में 20%। सिंस पी वैल्यू 10% आया, अल्फा था 20%, और पी वैल्यू अगर अल्फा से छोटा है तो वी विल रिजेक्ट एच नॉट, और अगर पी वैल्यू अल्फा से बड़ा आता तो वी विल नॉट रिजेक्ट एच नॉट, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट फिर लिखते। क्लियर है। तो पी वैल्यू की हेल्प से आप इसको कर सकते हो। आई होप आपको पी वैल्यू का कंसेप्ट अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, जो कि 10 नंबर में पूछा गया था और सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। बोला गया सपोज द वेट ऑफ टू डिफरेंट ग्लास प्रोडक्ट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद एवरेज वेट म्यू एन एंड म्यू टू, ठीक है। तो कहने का मतलब दो डिफरेंट ग्लास प्रोडक्ट्स जो है उसको, उसका जो एवरेज है वेट का वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका मीन आपको म्यू वन और म्यू टू दे रखा है रिस्पेक्टिवली। कहता अ सैंपल फ्रॉम ईच ऑफ द पॉपुलेशन इज ड्रॉन विद द फॉलोइंग सैंपल स्टैटिस्टिक्स, आपको एक सैंपल दे रखा है, सैंपल वन एंड सैंपल टू, जिसमें कि सैंपल वन में सैंपल साइज 6 है, इसमें 5, इसका मीन ये है, स्टैंडर्ड सैंपल वेरिएंस ये है, कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रखा है। बोला टेस्ट वेदर द मीन वेट ऑफ द टू डिस्ट्रीब्यूशन आर डिफरेंट और नॉट, मतलब दो डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब दो डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के बीच का डिफरेंस की टेस्टिंग करना है। याद आ रहा है, टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, कंसेप्ट याद आ रहा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बीच में। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, 5%। आगे बोला विच टेस्ट डू यू यूज हियर एंड वाई। चलिए देखते हैं, साफ साफ दिख रहा है सैंपल साइज बहुत छोटा है तो हम लोग टी टेस्ट यूज करेंगे, बट फिर भी लिखना आपको मेंशन करना पड़ेगा। एन वन सैंपल साइज 1 था, एन टू सैंपल साइज 2 था, दोनों का मीन वेरिएंस ये सब दे रखा था, दोनों का मीन का डिफरेंस ये आया। आप ध्यान से देखो, सिंस मेरे को वेरिएंस अननाउन है, मेरे यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस मेरे को अननाउन है, तो मैं क्या करूंगा, पुल्ड वेरिएंस निकाल लूंगा। इस फॉर्मूला को यूज करते, फॉर्मूला यू आपको पता हो, पुल्ड वेरिएंस जैसे निकलेगा तो यहाँ से मैं पुल्ड सैंपल वेरिएंस निकाल सकता हूँ स्क्वायर रूट करके। अब जाके मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस की टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो मैंने एच नोट में रखा म्यू वन माइनस म्यू टू इक्वल टू जीरो, आप चाहो तो म्यू वन इक्वल टू म्यू टू ऐसा भी लिख सकते थे, और अल्टरनेटिव में म्यू वन माइनस म्यू टू इज नॉट इक्वल टू जीरो रखा, आप चाहो तो म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू ऐसा भी लिख सकते थे। अब जाके टेस्ट स्टार से मैंने टी यूज किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया नॉर्मली जो आपको पता है, मतलब यहाँ पे इसके माइनस में होगा म्यू वन माइनस म्यू टू, ये तो ऑटोमेटिकली वैसे भी जीरो ही होगा, तो मैंने मेंशन नहीं किया। आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर भी सकते हो, चाहो तो मेंशन नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। करते मतलब इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास टेस्ट स्टैट्स की जो वैल्यू आई है वो 6.39 आई है। क्लियर। अब जाके जब मैं क्रिटिकल वैल्यू निकाल रहा हूँ तो मेरे पास अल्फा ये है और डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास ये है, तो इस अल्फा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम से मेरे पास जो क्रिटिकल वैल्यू आया वो 2.262 आया है, और साफ साफ दिख रहा है कि 2.262 से तो ये कहीं कहीं आगे ही लाई करेगा, मतलब ये रिजेक्शन रीजन में आएगा, तो मतलब हम लोग एच नोट को रिजेक्ट करेंगे। और टी टेस्ट ही क्यों यूज किए हम लोग, क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंस अननाउन है और सैंपल साइज बहुत ही छोटा है, ये थोड़ा अच्छे तरीके से आप फ्रेम करके लिख लेना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट बहुत ही सिंपल था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट करते हैं, जो कि 15 नंबर में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कहता लेट एक्स डिनोट द थिकनेस इन ऑफ द ओके स्पीरमिंट गम ओके मैन्युफैक्चर फॉर वेंडिंग मशीन, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस, मतलब एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, बता दिया है, जिसमें कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो दे रखा है पॉपुलेशन का वो 1.20 है। रैंडम सैंपल एन लिया गया है 25,
ऑब्जर्वेशन, जिसमें कि इसका सैंपल मीन आया है 7.8। आपको पहले पार्ट में बोला कि आप क्या करो, टेस्ट करो, जहां पे एच नॉट मेरे को म्यू इक्वल टू 7.5, अल्टरनेटिव मेरे को म्यू इज नॉट इक्वल टू 7.5, और चेक करो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो हर चीज बता देखा है आपको, बोला हाइपोथेसिस टेस्टिंग करो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो कर लेते हैं पहले वो। एच नोट में ये रखा, अल्टरनेटिव में ये रखा, जेड यूज कर रहे हैं हम लोग, एक्स बार माइनस म्यू करके मेरे पास जेड की वैल्यू ये आई है। क्रिटिकल वैल्यू अल्फा बाय 2 निकाला, क्योंकि टू टेल टेस्ट है। 2.576 साफ साफ दिख रहा है, 1.25 कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करेगा, तो हम लोग डू नॉट रिजेक्ट एच नोट करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब सेकंड पार्ट में बोला यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन पार्ट वन का इंफॉर्मेशन को आप यूज करो और क्या करो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी मैकिंग टाइप 2 एरर निकालो, जहां पे ट्रू मीन जो है वो 7.3 है। मतलब मीन 7.5 नहीं है, ट्रू मीन क्या है, 7.3 है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है टाइप 2 एरर का, मतलब बीटा निकालना है, जहां पे ट्रू मीन क्या है, 7.3 है। आई होप आपको पता हो कैसे निकालते हैं ये। मैंने क्या किया, पहले पार्ट का जो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया था, ये तो जेड की वैल्यू थी, और इस जेड के क्रॉसपॉन्ड में हम लोग एक्स बार वन और एक्स बार टू निकाल सकते हैं। तो वो मैंने डायग्राम पहले यूज किया, एक्स बार वन एंड एक्स बार टू निकालेंगे। सबसे पहले बताते हैं टाइप टू एरर क्या होता है। बीटा, जो कि मेरा जो मीन होना चाहिए वो एक्स बार वन और एक्स टू बार इसके बीच में लाई करना चाहिए, बट ट्रू मीन जो है वो 7.5 के बराबर नहीं है। तो पहले एक्स बार वन एंड एक्स टू बार निकाल लेते हैं। एक्स बार वन कैसे निकलेगा, ये मतलब टू, मतलब इसको सॉल्व करके यहाँ पे कैसे पहुंचे होंगे हम लोग, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करके, मतलब इसमें से मैंने मीन माइनस किया होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार को डिवाइड किया होगा, तब जाके मेरे को ये मिला होगा। तो मतलब दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू दिस। इसको सॉल्व करेंगे, जहां पे म्यू मेरे को पता है 7.5, ये मेरे को पता है, मतलब निकालो, अभी फर्स्ट पार्ट में निकाला गया था। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास x1 बार आ जाएगा। सिमिलरली x2 बार भी कुछ इसी तरीके से पहुंच मिला होगा मेरे को, जहां पे z की वैल्यू ये है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। आई होप आपको ये पता होना चाहिए। अब जाके टाइप टू बीटा निकालते हैं। मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये वाला रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जहां पे x1 बार x2 बार गिवन है। ये वाला रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें कि मीन मेरा 7.5 नहीं था, तो क्या था, ट्रू मीन मेरे पास 7.3 था। तो मतलब अब मैं इससे जब स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करूंगा, तो 7.5 से माइनस नहीं करूंगा, 7.3 से माइनस करूंगा। तो 7.3 से माइनस करने के बाद मैंने बीटा की वैल्यू निकाली, जो कि है 0.959। दिस इज द टाइप टू एरर। क्लियर? आगे देखा जाए क्या है इसके सी पार्ट में। चलिए, इसके तीसरे पार्ट में बोला यूजिंग द इंफॉर्मेशन पार्ट वन एंड पार्ट टू के इंफॉर्मेशन को आप यूज करो, फाइंड द अप्रोप्रिएट सैंपल साइज। सैंपल साइज निकालो। अच्छा, कभी भी अगर आपको बोले सैंपल साइज निकालने के लिए, पहले पार्ट से आपके पास अल्फा गिवन है, दूसरे पार्ट से आपके पास बीटा गिवन है। तो जब भी आपको अल्फा गिवन हो, बीटा गिवन हो, बीटा और अल्फा गिवन हो, मतलब बीटा और अल्फा एक तरीके से आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये गिवन हो, तो कहने का मतलब उस टाइम पे अगर आपको बोले एन निकालने के लिए, जैसा कि बोला गया, फाइंड द अप्रोप्रिएट सैंपल साइज टू इंश्योर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप टू एरर इज 10%। मतलब टाइप टू एरर मतलब बीटा 10%, ये गिवन है, और अल्फा 0.01 ये गिवन है। तो अल्फा बीटा यहाँ पे दे रखा है। इससे बोला आपको क्या करने के लिए, सैंपल साइज निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द सैंपल साइज, जहां पे मैं म्यू वन एंड म्यू नॉट, म्यू वन एंड म्यू नॉट मतलब ये होता है, म्यू वन मतलब जो पहला आपके पास मीन था, और म्यू नॉट मतलब जो बेसिकली आपके पास बाद में ट्रू मीन जो आया है, और इनका एब्सोल्यूट टर्म लेना है। तो जरूरी नहीं, अगर आप मान लेते ये पहले लिखते म्यू वन बाद में लिखते, तब भी एब्सोल्यूट तो सेम ही आता। मतलब ये 7.5 माइनस 7.3 करेंगे, या 7.3 माइनस 7.5 करेंगे, एब्सोल्यूट टर्म तो 0.2 ही आएगा। अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, सिग्मा गिवन है, एच नॉट में जो म्यू नॉट लिखे थे पहले पार्ट में 7.5 ये गिवन है, ट्रू मीन मेरे पास गिवन है 7.3। इनको मैंने सॉल्व करके इनका डिफरेंस निकाल लिया, जेड अल्फा बाय 2 निकाल लिया, बीटा निकाल लिया, मतलब जेड अल्फा के करॉस्पॉन्ड में निकाल लिया, फिर जेड बीटा के करॉस्पॉन्ड में निकाल लिया वैल्यू। अब ये सब जब मेरे पास आ गया, तो इसमें मैंने इस वाले फॉर्मूला में हर एक चीज को पुट किया, तो मेरे पास सैंपल साइज आ गया है, डेट इज 536 अप्रोक्सीमेटली। ये था 15 नंबर में। आई होप आपको समझ में आएगा, जिसमें कि सी पार्ट में अगर आपको फॉर्मूला पता था तो बहुत सिंपल तरीके से कर लेते, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी सी पार्ट को सॉल्व करने में। और ए और बी पार्ट तो बिल्कुल ही सिंपल था। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट को देखते हैं, क्या करता है, ध्यान से देखिए। कहता है 6 का बी पार्ट जो है 5 नंबर में पूछा गया है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। देखो क्या क्या है। कहता है स्टूडेंट लुक एट द इफेक्ट ऑफ अ सर्टेन फर्टिलाइजर ऑन ए प्लांट ग्रोथ। ओके, सो एक तरीके से एक फर्टिलाइजर है जो कि प्लांट में ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा, उसके इफेक्ट के बारे में चेक करना चाहता है।
द स्टूडेंट टेस्टेड दिस फर्टिलाइजर ऑन वन ग्रुप, एक ग्रुप ए में उस फर्टिलाइजर को दिया गया, टेस्ट किया गया, एंड डिड नॉट फर्टिलाइज ग्रुप बी, मतलब दो ग्रुप के प्लांट थे, एक में फर्टिलाइजर दिया एक में नहीं दिया, और वो चेक करना चाहता है कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो 6 वीक के में, मतलब वो 6 वीक्स का एक टेस्टिंग किया है सैंपल लेकर, वो चेक करना चाहता है कि ग्रोथ होता है या नहीं, मतलब जिसमें फर्टिलाइजर दिया है उसमें ग्रोथ है कि नहीं वो चेक करना चाहता है। लेट सपोज अगर मैं मीन निकालता हूँ ए वाले ग्रुप का और मीन निकालता हूँ बी वाले ग्रुप का, तो ए वाले का ज्यादा है कि नहीं है ये चेक करना चाहता है। क्लियर है, मतलब ए वाला का ज्यादा होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, ये चेक करना चाहता है किस पे, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। क्लियर, चलिए चेक करते हैं। और अज्यूम बोला इक्वल वेरिएंस, ये अज्यूम करने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले जो ग्रुप ए था इसका जो डेटा था, इससे हम लोग क्या करेंगे, सैंपल मीन निकालेंगे, फिर सैंपल वेरिएंस निकालेंगे। फिर ग्रुप बी का भी सैंपल मीन निकालना पड़ेगा, सैंपल वेरिएंस निकालना पड़ेगा, तभी टेस्टिंग कर पाओगे। तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 5 नंबर में ही पूछा गया है, बट जो बच्चा को कुछ नहीं आता तो वो तो ये करेगा ही कम से कम। ध्यान से देखते हैं। और 15 नंबर में पहला वाला क्वेश्चन था। सबसे पहले ग्रुप ए था, उसका मैंने सारे ऑब्जर्वेशन को समेशन करके डिवाइड बाय 6 किया, तो मेरे पास ये आ गया ग्रुप ए का मीन, सैंपल साइज 6 है। ग्रुप बी का मीन ये आ गया, सैंपल साइज मेरे पास ये है। अब ग्रुप ए का वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो वेरिएंस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जिसको कि समेशन ऑफ एक्स आई, सॉरी पहले अच्छे से मैं लिखता हूँ। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n-1, जिसमें कि जो न्यूमरेटर वाला टर्म है इसको समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर लिख सकते हैं। आज के ही क्लास में मैंने ऊपर थोड़ा प्रूफ आपको करवाया था। तो सबसे पहले जो एक्स गिवन था ना एक्स ए, उससे मैंने सारे ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर करके समेशन ऑफ एक्स ए स्क्वायर निकाल लिया, क्योंकि मेरे पास पहले से एक्स बार ए तो है ही, तो मैंने ये निकाल लिया। ये जब मैंने निकाला तो अब एक्स ए माइनस एक्स बार ए को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ए स्क्वायर निकाला था, सैंपल था 6 का, एक्स बार ए मेरे पास ये था, इसका स्क्वायर सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ गया। अब जाके वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, पुट किया तो मेरे पास वेरिएंस आ गया। सिमिलरली बी के लिए, बी का भी सेम सिनेरियो यूज किया, मेरे पास सैंपल वेरिएंस बी का आ गया। अब जैसे ही सैंपल वेरिएंस बी का आ गया तो इन लोगों का पुल्ड वेरिएंस निकाल लिया, क्योंकि अज्यूम किया गया इक्वल वेरिएंस, तो पुल्ड वेरिएंस निकालने के बाद इन सबका फिर स्क्वायर रूट किया तो मेरे पास सैंपल वेरिएंस आ चुका है, मतलब स्टैंडर्ड एरर आ चुका है। अब जाके नल हाइपोथेसिस में मैंने लिखा कि दोनों ही प्लांट में ग्रोथ सेम है, और अल्टरनेटिव में रखा कि जिसमें फर्टिलाइजर दिया गया था उसका ग्रोथ ज्यादा है इन कंपेयर टू बी से, तो ये एक राइट टेल टेस्ट होगा। टी टेस्ट यूज किए क्योंकि सैंपल साइज 6 है, मतलब स्मॉल है, तो टी टेस्ट मैंने यूज किया है। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास टी की वैल्यू 2.36 आई है। क्रिटिकल वैल्यू टी अल्फा कोमा 10 किया तो मेरे पास ये आया है। साफ साफ दिख रहा है टी की जो वैल्यू है वो अल्फा से मतलब रिजेक्शन रीजन में लाई करता है, तो हम लोग एच नोट को रिजेक्ट करेंगे। और ये क्या बता रहा है कि जो फर्टिलाइजर है वो प्लांट के ग्रोथ को इनहेंस करता है। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। थोड़ा कैलकुलेशन था, बहुत सिंपल लेकिन क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि 5-5 नंबर के 4 पार्ट पूछे गए हैं। तो थोड़ा आपको पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ के रखनी है। चलिए देखते हैं। कहते द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री वांट्स टू नो वेदर द ट्रू एवरेज टाइम रिक्वायर्ड बाय द नाइट गार्ड टू वॉक हिज अराउंड 30 मिनट, कि मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका सच में जो ट्रू एवरेज है जो घूमता है नाइट गार्ड, वो 30 मिनट है या नहीं है, वो चेक करना चाहता है। बेसिकली वो चेक करोगे इफ इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 राउंड फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन, ठीक है सैंपल 25 का लिया गया है, द टाइम टेकन बाय द गार्ड 30.8, 25 सैंपल लिया गया जिसका मीन आया है 30.8, तो एक्स बार है 30.8, और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.5 मिनट। आपको बोला डिटरमाइन करो कि वेदर द सैंपल प्रोवाइडेड द एविडेंस रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस दिस इन द फेवर ऑफ अल्टरनेटिव, मतलब नल हाइपोथेसिस दे रखा है, अल्टरनेटिव आपको दे रखा है, और सारी वैल्यूज दे रखा है, ये वाला चेक करने 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करते हैं। स्मॉल एन गिवन है, एक्स बार गिवन है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, अल्फा गिवन है, नल ये रखेंगे, अल्टरनेटिव ये रखेंगे। सिंस मेरे पास जो सैंपल है वो 30 से छोटा है तो मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करूंगा। टी का वैल्यू मेरे पास 2.65 आया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास 24 है। क्या पी वैल्यू बोला गया था यहाँ पे? यस, बोला गया था पी वैल्यू से चेक करने के लिए। तो पी वैल्यू मतलब रिजेक्शन रीजन का एरिया निकालेंगे, और रिजेक्शन रीजन का एरिया क्या आएगा, 2.67 से आगे, मतलब अब मैं टेबल बनाता तो ये 2 पॉइंट, मतलब जो भी रिजेक्शन रीजन होता, मतलब ये जो 2.67 है टी स्टैट्स की वैल्यू, ये आगे लाई करता, तब जाके मतलब मेरे को रिजेक्ट एच नोट आता ना। तो यही किया मैंने, टी इज ग्रेटर देन 2.67 ये निकालना है, जिसकी वैल्यू आई है। कैसे निकालोगे, टी के टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 और
चेक करोगे कि ये वाला 2.67 कहाँ पे लाई करता है। जहां पे लाई करेगा उसके करॉस्पोंड में जो एरिया आएगा वो आपके पास आएगा क्या, पी वैल्यू, रिजेक्शन रीजन का एरिया। जब आप 2.67 देखोगे ना तो आई थिंक ये 1% एंड 0.5% के बीच में आएगा। मतलब 1% और 0.5% में आएगा तो इसका एवरेज लोगे तो ये होगा मेरे पास। अगर आपको थोड़ा सा मैं इसका मतलब आई होप टी का टेबल दिखा देता हूँ कैसे शो करते हैं, मतलब चेक करते हैं, माइट भी आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो ये जब आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना तो कुछ इस तरीके से देखो, टी का डायग्राम मिला है क्वेश्चन पेपर में ही। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरे पास सैंपल साइज था 24 और 2.67 के करॉस्पॉन्ड में चेक कर रहे थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक कर रहा हूँ। तो ये रहा डिग्री ऑफ फ्रीडम 24। अब यहाँ पे देख रहा हूँ 2.67 कहाँ पे लाएगा। तो 2.67 देखो, 2.492 और 2.797 इनके बीच में आएगा 2.67। तो 2.492 कहाँ पे है, अल्फा के 0.01 के करॉस्पॉन्ड में। और 2.779 कहाँ पे है, तो 0.05 के करॉस्पॉन्ड में। तो इन दोनों का जब एवरेज लोगे तो 0.01 प्लस में 0.005 डिवाइड बाई टू, तो ये 0.015 डिवाइड बाई टू आएगा जो कि 0.0675 आएगा। तो दिस इज दी डेट पी वैल्यू एरिया, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मतलब कन्फ्यूजन नहीं है। अब मेरे पास अल्फा कितना गिवन था, 10%, सॉरी नॉट 10%, 1%। तो साफ साफ दिख रहा है जो पी वैल्यू है वो कितना है, 1% से छोटा है। 0.0067, 0.01 से तो छोटा ही होगा क्योंकि यहाँ पे डबल जीरो, यहाँ पे सिंगल जीरो है। तो सिंस पी वैल्यू अल्फा से छोटा है तो वी विल रिजेक्ट एच नोट। बोला इसको इंटरप्रेट भी करो तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ सफिशिएंट एविडेंस एट द 1% सिग्निफिकेंस लेवल टू कंक्लूड दैट the true average time required by the night guard to walk his round is greater than 30 मिनट। क्यों, एच नोट रिजेक्ट हो गया, एच नोट रिजेक्ट हो गया तो मतलब ये एक्सेप्ट हो गया, तो मतलब नाइट गार्ड को 30 मिनट से ज्यादा समय लगता है। क्लियर है, ए पार्ट हो चुका हो, आराम से कर लोगे। बी पार्ट समझते हैं क्या बोला गया। कहता डिटरमाइन दी बेस्ड ऑन सैंपल डेटा, एक सैंपल डेटा आपको दे रखा है इन दी फॉलोइंग टेबल में, वेदर दी ट्रू प्रोपोर्शन, ट्रू प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। शॉपर्स जो दुकानदार है वो फेवर करते हैं शैम्पू ए को ओवर शैम्पू बी इज द सेम इन टू सिटीज। कहता है कि जो दुकानदार है ना वो शैम्पू ए को फेवर करते हैं शैम्पू बी के कंपेयर में, शैम्पू बी ज्यादा शैम्पू ए को फेवर करते हैं दोनों ही सिटी में, दिल्ली में भी पुणे में भी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शन निकालना होगा दिल्ली के शैम्पू ए का और पुणे के शैम्पू ए का, और इन्हीं के बीच का डिफरेंस चेक करना है। तो कई बार बच्चा क्या करता है यहाँ पे ना, थोड़ा डिफरेंस मतलब क्या करता है, सब इनके बीच में एक अलग निकाल लेता है, फिर इनके इनके बीच में अलग निकाल लेता है। ऐसा नहीं करना है। मेरे को क्या बोला गया कि ए को ज्यादा फेवरेबल है दुकानदार को, और दोनों ही सिटी में। तो इन दोनों सिटी में ए शैम्पू का जो फेवरिंग है, इनके बीच का डिफरेंस चेक करना है। क्लियर है बात, क्वेश्चन समझ में आई। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% लेके चलना है। तो मैंने लिखा एक P1 प्रोपोर्शन है जहां पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ए दिल्ली वाला जो शैम्पू ए में फेवर जो करेगा, P2 पुणे वाला। ठीक है, तो P1 हेड कैसे निकलेगा, टोटल शैम्पू है 200 जिसमें कि ए को फेवर करता है 132, तो 132 अपॉन में 200 से दिल्ली का प्रोपोर्शन आ जाएगा। सिमिलरली पुणे में 250 है और 160 है, ए को फेवर करता है, तो 160 अपॉन में 250 करोगे तो पुणे का आ जाएगा। ये आपके पास सैंपल साइज गिवन है। आप क्या बोला गया कि दोनों ही जगह पे, दिल्ली और पुणे दोनों ही जगह पे जो दुकानदार ए को फेवर करता है इनका प्रोपोर्शन सेम है, और ये प्रोपोर्शन सेम नहीं है। अब आगे ध्यान से देखते हैं, हमने क्या किया, पी हैट निकाल, पुल्ड प्रोपोर्शन पहले निकाल लिया। पुल्ड प्रोपोर्शन निकालने के बाद अब जेड की वैल्यू यूज की, यहाँ से सॉल्व किया क्वेश्चन, मतलब जेड की वैल्यू निकाला जो कि 0.0453 आया। फिर क्रिटिकल वैल्यू निकाला, साफ साफ दिख रहा है 0.0453 जो है आपका वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करेगा। तो इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। तो सेवन का बी पार्ट भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं सेवन के सी पार्ट में। सेवन के सी पार्ट में बोला कि लेट x1 एंड x2 कंस्टिट्यूट अ रैंडम सैंपल फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन, मतलब कि दो वेरिएबल है, मतलब दो सैंपल लिया गया, n इक्वल टू 2 है, ठीक है, विथ सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पॉपुलेशन वेरिएंस 1 दे रखा है, अगर सिग्मा स्क्वायर 1 दे रखा है तो अंडर रूट सिग्मा भी 1 ही होगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 ही होगा। बोला इफ द नल हाइपोथेसिस ये है और रिजेक्टेड हाइपोथेसिस ये है, व्हेन x बार इज ग्रेटर देन म्यू नॉट प्लस 1, तो व्हाट इज द साइज ऑफ रिजेक्शन रीजन, मतलब अल्फा, टाइप 1 एरर की बात कर रहा है। क्लियर है, नल हाइपोथेसिस ये, अल्टरनेटिव में ये करके, और x बार आपको ये रखना, व्हेन x बार इज ग्रेटर देन म्यू नॉट प्लस 1, तो आपको क्या निकालना है,
अल्फा की वैल्यू एन गिवन है, सिग्मा स्क्वायर गिवन है, नल अल्टरनेटिव ये है, और रिजेक्शन रीजन क्या दे रखा है, एक्स बार इज ग्रेटर देन म्यू नॉट प्लस वन। जिन्होंने भी मेरी टाइप 1 एंड टाइप 2 की क्वेश्चन मतलब वीडियो देखी होगी, मैंने इस तरीके का हूबहू सेम क्वेश्चन कराया है, बस अलग इंटरप्रिटेशन में। क्लियर है? सो अल्फा मतलब रिजेक्ट एच नोट वेयर एच नोट इज गिवन दैट एच नोट इज ट्रू। पहले तो ये सिग्मा से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन निकाल लेंगे, जहां पे हमें अल्फा क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी निकालो इसका, गिवन दैट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट। तो एक्स बार, इसको पहले जेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक्स बार माइनस में म्यू अपॉन में सिग्मा एक्स बार इज ग्रेटर देन म्यू, मतलब एक्स बार में से म्यू माइनस कर देंगे, सिग्मा कर देंगे, ये जेड आ जाएगा। तो यहां से भी क्या करेंगे, म्यू नॉट माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय कर देंगे जो आया था ये स्टैंडर्ड एरर। तो मेरे को क्या करना है, जेड इज ग्रेटर देन रूट टू, ये निकालना है। रूट टू की वैल्यू ये होती है। अब जेड का टेबल को चेक करके ये निकाल, मतलब अगर 1.414 से आगे का एरिया मेरे को चाहिए, तो मैं टोटल में से इसके पीछे के एरिया को माइनस कर दूंगा, तो मेरे को ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, क्योंकि जेड हमेशा किसी पॉइंट और उसके पीछे का सम टोटल बताता है। क्लियर? तो मेरे पास अल्फा ये आ जाएगा, तो दिस इज दी अल्फा की वैल्यू, मतलब टाइप 1 एरर। क्लियर है? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 का डी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के डी में देखते हैं क्या बोला गया। कहा है कि एक रैंडम सैंपल है जिसमें कि एन एक्स एक्स एक सैंपल है 7 का, जिसका कि आपको मीन दे रखा है। एक एक्स सैंपल है 7 साइज दे रखा है, सैंपल साइज, एक्स का मीन दे रखा है ये, और एक्स का वेरिएंस दे रखा है ये। सिमिलरली वाई एक सैंपल लिया गया है जिसका साइज है 10, मीन है ये, वेरिएंस है ये। आपको बोला यूज दिस डेटा, इस डेटा को यूज करो, और नल हाइपोथेसिस में आप दो वेरिएंस की टेस्टिंग करनी है। तो दो वेरिएंस की टेस्टिंग के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, एफ टेस्ट, याद आ रहा है। अगेंस्ट द अल्टरनेटिव ये यूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। ठीक है, और इसको करने के लिए आपने क्या सब अजम्पशन लिया है वो भी आप बता दो। तो सबसे पहले ब्रांड, दो ब्रांड है एक्स और वाई, जिसका सैंपल साइज, मीन, वेरिएंस सब गिवन है। नल हाइपोथेसिस ये, अल्टरनेटिव ये, टेस्ट स्टेट्स एफ होगा। दो पॉपुलेशन वेरिएंस के बीच में टेस्टिंग कर रहे हैं, तो एफ से ही करते हैं हम लोग। जहां पे मेरे पास एफ की वैल्यू क्या आई है, 1.895। फिर क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं एफ अल्फा B1 B2, मतलब दो डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि क्या है 6 और 9, मतलब ये 7 - 1 6, 10 - 1 9। अब जाके जो है यहाँ से मेरे पास 3.37 ये क्रिटिकल वैल्यू आया है। साफ साफ दिख रहा है 1.895 जो ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाइक कर रहा है, इट मीन डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। क्या अजम्पशन हो सकता है, तो पहले तो हम लोग जो सैंपल होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे आपस में, और पॉपुलेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मैंने अजम्पशन लिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट। यहाँ पे आपका 2025 का जो पास्ट ईयर है ये कंप्लीट होता है। सारे से मतलब टोटल 7 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बट ये मेनली हेडिंग में 7 क्वेश्चन है, बीच में कई सारे पार्ट्स हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से आना चाहिए, साथ साथ में टेबल देखना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना टेबल के आप कई सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता ही नहीं पाओगे। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट कि कब जेड यूज करेंगे, कब टी करेंगे, कब का स्क्वायर करेंगे, कब एफ करेंगे, ये पता होना चाहिए। तो एक सिंपल मतलब मैं बताता हूँ, और भी चीजें रूल होती है, बट एक सिंपल बताता हूँ। जब भी आपके पास सैंपल साइज 30 से बड़ा हो, व्हेन सैंपल साइज 30 से बड़ा हो, तो ऑन दैट टाइम आप जेड को यूज करना। क्लियर है? और जब भी सैंपल साइज 30 से छोटा हो, तो वो एक स्मॉल सैंपल साइज हो गया, और वेरिएंस अननाउन हो, तो आप टी को यूज करना। तो सैंपल साइज अगर 30 या 30 से बड़ा, सॉरी 30 से बड़ा है तो जेड करेंगे, और अगर सैंपल साइज 30 से छोटा है तो टी करेंगे। क्लियर हो गया? अब आते हैं ये कब, अच्छा जेड और टी हम लोग हमेशा मीन की, प्रोपोर्शन की, इन सब की टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। इस बात को ध्यान, जब भी मीन की टेस्टिंग, प्रोपोर्शन की टेस्टिंग ये करेंगे, तो हम लोग जेड या टी से करेंगे। जेड तब लगाएंगे जब सैंपल साइज बड़ा हो, और टी कब लगाएंगे जब सैंपल साइज छोटा हो। ठीक है, अब आते हैं, अगर मेरे को कहता है पॉपुलेशन वेरिएंस की टेस्टिंग करो या स्टैंडर्ड डेविएशन की टेस्टिंग करो, तो अगर मेरे को सिंगल वेरिएंस की टेस्टिंग करना है तो मैं काई स्क्वायर का यूज करूंगा। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, अगर मेरे को सिंगल वेरिएंस की टेस्टिंग करना है, मतलब कुछ ऐसा, एच नॉट में सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1, अल्टरनेटिव में सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, तो मैंने सिंगल वेरिएंस की टेस्टिंग किया है, तो इस टाइम पे मैं का स्क्वायर यूज करूंगा। और जब भी मेरे को डबल वेरिएंस की टेस्टिंग करना हो, जैसे कि सिग्मा वन स्क्वायर इस, ये सिग्मा टू के बराबर नहीं है, या सिग्मा वन सिग्मा टू के स्क्वायर के बराबर है, मतलब दो सिग्मा, जब भी डबल वेरिएंस की टेस्टिंग करनी हो तो हम लोग एफ टेस्ट यूज करेंगे। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मीन एंड प्रोपोर्शन के लिए जेड और टी टेस्ट यूज करेंगे। जेड तब जब साइज बड़ा हो, सैंपल साइज, टी तब जब सैंपल साइज छोटा हो। प्रोपोर्शन के लिए एफ या तो काय करेंगे, काय तब जब सिंगल प्रोपोर्शन की टेस्टिंग हो, और एफ तब जब डबल प्रोपोर्शन की टेस्टिंग हो। तो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ थंब, जो पेपर में आपको बहुत
हेल्प करेगा। साथ साथ में आपको अच्छे तरीके से जितने भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा आना चाहिए, सो डैट कि आप क्या कर सको मेथड ऑफ मोमेंट। अगर मान लेते हैं सीधा पीडीएफ फंक्शन ना दे के अगर बोल दे कि एक्स जो है बाइनोमियल को फॉलो करता है, नॉर्मल को फॉलो करता है, तो ऑन दैट टाइम आपको उसका एक्सपेक्टेशन वेरिएंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर? तो ये आपको आना चाहिए। सारे टेबल देखना आना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करके जैसे सॉल्व करते सर्टेन प्रोबेबिलिटी, वो अच्छे से आना चाहिए। तो ये सब चीजें ना थोड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए, जिससे कि आप पेपर अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलिए, सो आई होप आपको क्लास ये जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे सॉल्यूशन में कोई भी मिस्टेक कैलकुलेशन में या कंसेप्ट में कहीं पे भी कोई डाउट हो, तो आप प्लीज मेरे को इस गिवन नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, सो डैट कि मैं उस डाउट को थोड़ा चेक कर लूँ। क्लियर? और अगर आप इस क्लासेस को यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एज वेल एज अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, सो डैट कि उसको भी हेल्प मिल सके। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।